रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, पहले अभी तक हम जो कर रहे थे वो ऐड कर रहे थे वेक्टर को। किस तरीके से ऐड कर रहे थे कि दो वेक्टर दिए हुए अलग अलग, उनका उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देख रहे थे, रिजल्टेंट देख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही वेक्टर हमारे पास, उसका किसी भी गिवन डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है। ठीक है, जैसे मैंने वेलोसिटी जो है नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो वेलोसिटी नॉर्थ ईस्ट में पता है, बट मैं पूछूं ईस्ट में कितना ट्रेवल कर रहा है पर सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट में इंटरेस्टेड, नॉर्थ ईस्ट में तो मुझे पता ही है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से सपोज जा रहा है। एक एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे अगर ये वेक्टर ही होता, सपोज यही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो अगर ये वेलोसिटी जो है गिवन जो है सेंटर में जो है डायगोनल जो है, अगर ये वेलोसिटी होती 10 मीटर पर सेकंड, तो पार्टिकल एक्चुअल पार्टिकल किधर जा रहा होता, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर मैं पूछूं ईस्ट में कितना पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है, तो मैंने क्या पूछ लिया, मैंने उसका कंपोनेंट पूछ लिया, मैंने उसका इफेक्ट पूछ लिया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसके बाद मैं दूसरा पूछ लूं कि नॉर्थ में कितना ट्रेवल कर रहा है। तो एक वेक्टर को जो है, किसी भी एक वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उनको वापस ऐड करेंगे तो वही वेक्टर मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ ब्रेक करके दिखाया आपको, क्या था, आर कोस अल्फा आई कैपिटल ओम, और जे कैपिटल ओम क्या लिखा था, आर साइन अल्फा। ये जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई हो, ये कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकती है। उसको बोल दो ए डायरेक्शन, उसको बोल दो ए डैश डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ए डैश ईस्ट और नॉर्थ हो सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ इनको ब्रेक हम कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर का इफेक्ट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख सकते हैं। उनको वापस से अगर पैरेललोग्राम लॉ लगा के ज्वाइन करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे इसका मैग्नीट्यूड फिर से निकालो, क्या आएगा, आर कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो फिर से क्या आएगा, आर स्क्वायर अंडर द रूट, तो आउटकम इज आर। तो फिर से यही मैग्नीट्यूड दे देगा ये आपको। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या, ये डायग्राम तो लिख लिया होगा आपने, ये लिख लो क्या होता है कि क्या कर, इसके अंदर हम कर रहे हैं, चीजों को लिखो इसके अंदर। यहाँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में करना क्या हमको, लिखो एनी वेक्टर can be resolved into two mutually perpendicular components. ठीक है, any vector can be resolved into two mutually perpendicular components which combinedly gives the same effect as produced by the original single वेक्टर। उल्टा प्रोसेस है, उसमें क्या बोल रहे थे, दो को ज्वाइन कर रहे थे, तो उन दोनों का जो एडिशन का इफेक्ट था वो कौन दे रहा था, रिजल्टेंट दे रहा था। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, एनी वेक्टर कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट व्हिच combinedly लिखना है यहाँ पे, which combinedly gives the same effect as produced by the original single vector। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक मीनिंग हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया कि क्या कर रहे हैं हम इसके साथ। रेजोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, हम एक वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, और वो ब्रेकेज के बाद क्या हो रहा है, उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ओरिजिनल वेक्टर की तरह ही आ रहा है। उल्टा प्रोसेस है बेसिकली। जो पैरेललोग्राम लॉ कर रहे थे उसमें क्या, दो को ऐड करके हम एक में कंबाइन कर रहे थे, इसमें एक को हम ब्रेक कर सकते हैं, दो में ब्रेक कर सकते हैं। तो जब पैरेललोग्राम लॉ में कर रहे थे तो जो दो को ऐड कर रहे थे, जो फाइनल वेक्टर मिल रहा था, तो ओरिजिनल टू को तो भूल जा रहे थे,
ए और बी को ऐड करके हमें a प्लस बी मिल गया, तो अब ए बी तो भूल गए ना, क्योंकि हमें उनका रिजल्टेंट इफेक्ट मिल गया। ऐसे ही जब वेक्टर को रिजोल्व करोगे, यहाँ पे देख लो, अगर आप वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए जाओगे तो अगर इसका इफेक्ट देख रहे हो, ये वाले वेक्टर का इफेक्ट देख रहे हो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो जब आप ये कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे ना तो इसको भूल जाना, क्योंकि ये दोनों इसी का ही इफेक्ट है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। और ये डायरेक्शन सिर्फ कंस्टेंट नहीं है कि एक्स और वाई हो, इट कैन बी एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये दोनों मिलकर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना ये करने वाला था। कई बार हमको जरूरत पड़ेगा वेक्टर को ऐड करके नेट रिजल्टेंट देखने का, और कई बार हमको जरूरत पड़ेगा किसी गिवन वेक्टर को ब्रेक करने का। ऑनलाइन सर एक स्टूडेंट ज्वाइन किया है, द नेम इज रितेश। यहाँ पर ये रहेगा कंबाइंड इफेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो इन ये आपने लिख लिया था ये वाला, तो उसके नीचे ये वो लिख लेना अभी, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि ये तो चलो हमने बोल दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक रैंडम वेक्टर लेते हैं, जैसे आप लीजिए एक रैंडम वेक्टर लो, सपोज मैंने ये ले लिया पी, ये मेरा कोई पी वेक्टर है, और मैं कोई रैंडम डायरेक्शन में बोलूं, मैं तो बोलूं पी का इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट हो रहा है, ये कोई गिवन डायरेक्शन है, कोई भी गिवन डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि जब मैं पूछूंगा ना इफेक्ट किधर हो रहा है तो आपको पहले ये तो बताना पड़ेगा ना किस डायरेक्शन में इफेक्ट पूछ रहा हूँ। तो मैं जानना चाह रहा हूँ इस पी का, पी अगर ये फोर्स हुआ तो इस फोर्स का कितना पार्ट जो है इस डायरेक्शन के लॉन्ग है, एंगल देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन आएगी तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन गिवन है उसके अलोंग, तो इट मस्ट बी डायरेक्शन गिवन, मतलब दिस एंगल इज गिवन, यही हो गया मतलब। अब मुझे अगर इसको करना है, इसको रिजोल्व करना है, तो कोई भी वेक्टर को आप रिजोल्व करने का प्रोसेस देखो सिंपल है। आप सबसे पहले इस P से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहां तक। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, उस डायरेक्शन से उसका एक परपेंडिकुलर लेकर के आओ, ये एंगल 90 डिग्री बनाए। ये जितना अब लेंथ होगा ना यहां तक ताकि परपेंडिकुलर बने, ये वाला लेंथ उसका कंपोनेंट होगा किस डायरेक्शन में, इनटू द गिवन डायरेक्शन। ये उसका इफेक्ट बोथ मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज बताएगा। तो इसको बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट। देख लो, सुन लो दोबारा, यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप है कि उससे उधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, नंबर 1, ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। उसके बाद जो ये यहां से यहां तक का वेक्टर आएगा, दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ पी, कहां पे, पैरेलल टू आवर डायरेक्शन, पी पैरेलल वेक्टर। इसको आप पैरेलल लिख दो, क्योंकि जो हमारा गिवन डायरेक्शन है उसके पैरेलल हमें इफेक्ट देखना है पी का, इसको सपोज पी पैरेलल लिख दो। इसी तरीके से पी का इफेक्ट इधर भी आएगा, क्योंकि देखो इधर भी एक वेक्टर ऐसा बन सकता था। पी के 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखा ना हमने, पी को ब्रेक करना है कितने उसमें कंपोनेंट में, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो एक इफेक्ट इधर आएगा तो पी का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो यहां भी आएगा, ठीक है। और ये बेसिकली ये साइड और ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी वो रेक्टेंगल बनेगा। क्योंकि आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं तो अब पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम का एक टाइप रेक्टेंगल ही बनना है, या स्क्वायर भी बन सकता है अगर इक्वल हुए तो देन। तो इसको बोलेंगे पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये वाला 2 इफेक्ट है हमारे पास, पी पैरेलल भी है और पी परपेंडिकुलर भी है। अब पी पैरेलल वाले का लेंथ फाइंड करने की कोशिश करो। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें ये हाइपोटेन्यूज क्या है, पी, उसको वो तो गिवन है, उसी के इफेक्ट ढूंढना है। तो हमें ढूंढना है पी का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, किसी गिवन डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन के अलोंग। तो आप ये बोलोगे इधर से, तो बोलोगे इस गिवन ट्रायंगल से पी पैरेलल जो आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, पी पैरेलल बाय पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और पी परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, पी परपेंडिकुलर बाय पी इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई भी जो वेक्टर, अब यहां से पी पैरेलल कितना आ गया आपका, मतलब किसी भी गिवन डायरेक्शन में इफेक्ट कितना आएगा, पी के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कितना आएगा,
P sin थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आता है हमेशा P का, वो आएगा P sin थीटा। ये हमारे इफेक्ट रहते हैं P के लिए। इतना हमको पढ़ना था। कोई भी वेक्टर को रिजोल्व करना है तो इस तरीके से वो रिजोल्व होंगे। जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा, जिस भी डायरेक्शन में हमको इफेक्ट चाहिए, वो डायरेक्शन का इफेक्ट कितना आएगा ये बताओ पहले। सबसे पहले आएगा डायरेक्शनल इफेक्ट कितना है, P cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर इफेक्ट कितना है, P sin थीटा। बस ये दोनों चीजें याद रखनी है, P cos थीटा और P sin थीटा। हाँ, डायरेक्शन हमको पता होगी कि इस डायरेक्शन में इफेक्ट निकालना है, या हमको एटलीस्ट ये पता होगा कि पार्टिकल उधर जा रहा है तो हमको डायरेक्शन इसी इसमें चाहिए। और अगर नहीं भी गिवन हो तो आपको खुद ही मन कर रहा है कि सर इधर फोर्स दी हुई है, मेरा मन कर रहा है इधर भी फोर्स फाइंड कर लो, तो वो एंगल अगर पता होगा तो आप उस डायरेक्शन में क्या लिखोगे, जिस भी डायरेक्शन में सोच रहे हो फाइंड करने का, उधर लिखना है P cos थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, P sin थीटा। अब देख लो ये आ कैसे रहा है, एक छोटे से एग्जांपल से बता दो, लिख लेना आराम से। एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। जैसे मान लो ये जो पार्टिकल है ना, ये अगर वेलोसिटी होता, ये वेलोसिटी होता, ये मान ले 10 मीटर पर सेकेंड है, और मैं बोलता कि पार्टिकल देखो, अगर इसको मैं कुछ एक्सिस बोल दूं, ये एक्सिस है A डैश, और ये जो एक्सिस है ये कोई है A डबल डैश। आपको पता चल रहा है कि A डैश का कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और ए वाई इसके ए डबल डैश वाले के भी चेंज होंगे। तो मतलब इस 10 मीटर का कुछ इफेक्ट तो इस साइड है और कुछ इफेक्ट उस साइड है। वही इफेक्ट कितना आएगा अगर ये थीटा होता, तो इस अगर ये 10 है तो इधर कितना कितना वेलोसिटी होता है 10 cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर होता 10 sin थीटा। तो हमें ये वर्टिकल हाइट किस रेट से चेंज होगा ये पता चल जाता, और ये हॉरिजॉन्टल हाइट किस रेट से चेंज होता वो भी पता चल जाता। ये बेसिकली वन ऑफ द एप्लीकेशन बताया जो आपको विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि पार्टिकल जब चलेगा, ठीक है, जैसे अगर मैं ही अगर इधर कॉर्नर में चलना शुरू कर दूं, जैसे मैं अगर इधर अगर जाना शुरू कर दूं, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्सिस भी चेंज हो रहा है और ये वाला एक्सिस भी चेंज होगा। तो मैं अगर जा रहा हूँ इधर 5 मीटर पर सेकंड से, तो कुछ ये तो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज नहीं हो रहा है, ये उससे कुछ कम से चेंज हो रहा है। तो वो कितना आएगा, अगर मुझे ये एंगल पता हुआ तो ये आएगा जो भी वेलोसिटी है v cos थीटा, और ये उस इधर साइड थीटा वही वाला v sin थीटा। इस तरीके से कुछ कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हो रहा है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, ठीक है, p वेक्टर ओरिजिनल है। इस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं उसके। देखो इसको यहाँ पे, ये क्या है, टाइटल क्या है इसका, रिजोल्विंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन। वो तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए थे, रिजोल्विंग इन एनी, हाँ 3D में भी हो सकता है, बट 2 ही बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे। फिर तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे, वो आर एक्स आर वाई और आर जेड, जो पहले स्टार्टिंग में पढ़े थे ना। किसी भी गिवन वेक्टर को 2 में ब्रेक करना इस तरीके से हो सकता है। मल्टीपल कंपोनेंट तो कितने भी बना लो आप, 3D भी बना सकते हो उसके लिए। तो रिजोल्विंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन, इस तरीके से आप किसी भी रैंडम डायरेक्शन में उसको रिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एक क्वेश्चन से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं। बट ये याद रखना, ये मतलब बार बार ऐसा नहीं है कि ये डिराइव करना पड़े, ये जो चीज है ना ये याद हो जानी चाहिए, ये वाला और ये वाला जो उधर लिखा है। रितेश आपको समझ आ रहा है? बोले गए
ये p cos थीटा मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन के साथ है? ये p cos थीटा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन जो वेक्टर जो बनाया हुआ है p पैरेलल वेक्टर, ठीक है, वो डायरेक्शन है उसका जो डायग्राम में शो किया गया है, वो वेक्टर है। ये मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, इफेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज इतना है और डायरेक्शन आपको गिवन ही है, डायग्राम में दिख रही है, ठीक है। तो जब मैं ऐसे पहले बोल रहा हूँ, मैं इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तो जब मैं इधर बोलूँ कि मेरी इधर वेलोसिटी कितनी है, तो बोलोगे 10 cos थीटा। अब मैंने इधर ही बोल दिया ना, तो डायरेक्शन मैंने पहले ही बोल दिया कि इधर वेलोसिटी बताओ, तो डायरेक्शन इधर है और मैग्नीट्यूड है 10 cos थीटा। उसके परपेंडिकुलर कितना है, डायरेक्शन बता दिया पहले, इसी के परपेंडिकुलर पूछ रहा हूँ 10 sin थीटा। तो डायरेक्शन उसके अंदर पहले से ही मैं आपको गिवन है कि मुझे इधर ही वेलोसिटी चाहिए, तो डायरेक्शन मैं ओरली बता रहा हूँ उस टर्म में। तो ये दोनों इफेक्ट याद रखने हैं इस तरीके से। अब एक टर्म आता है कई बार, प्रोजेक्शन एक वर्ड आता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या वर्ड आता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इस p पैरेलल वेक्टर जो है ये, इसको तो बोलते हैं कंपोनेंट, इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है। तो अगर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो वो क्या हो गया? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का तो शेडो होती है ना, देखा प्रोजेक्शन सुना है कभी वर्ड शेडो? तो अगर मान लो इस पे इसकी शेडो, अगर इधर से देखो, इधर ध्यान से देखना भी, अगर मैं इधर से लाइट प्रोजेक्ट करूं तो इसका कितना शेडो आएगा? यही वाला शेडो आएगा बस। अगर इसके परपेंडिकुलरली मैं लाइट फेंकूंगा तो यही वाला शेडो आएगा बस। तो ये शेडो का जो लेंथ है वो कितना है? p cos थीटा। इसको तो बोलते हैं लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। और अगर उसके साथ वेक्टर भी लगा दूं, मतलब उसका डायरेक्शन भी है कि प्रोजेक्शन किधर है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल जब वर्ड लग गया और प्रोजेक्शन लेंथ है, तो मुझे पता है कि वो कंप्लीट क्या बन गया? कंपोनेंट बन गया वेक्टर का, कि वेक्टर का कंपोनेंट किसी गिवन डायरेक्शन में चाहिए, तो मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंक्लूड है। कहीं पे कई बार पूछा जाता है प्रोजेक्शन ही बताओ, तो मतलब अब आई कैप बी कैप के कैप नहीं, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। तो एक छोटा सा वर्ड लिख लो यहाँ पे, कंपोनेंट वर्सेस प्रोजेक्शन। बस आप ये लिख लीजिए, कंपोनेंट वर्सेस प्रोजेक्शन। ये दो वर्ड आते हैं, देखो होते तो इंटरचेंजेबली यूज है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी ना बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज होता रहता है, बट एक्चुअल देयर इज अ डिफरेंस। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर। स्पीड क्या होता है? स्केलर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे है। तो कंपोनेंट और प्रोजेक्शन भी ऐसे इंटरचेंजेबली यूज होता है। एक्चुअल डिफरेंस क्या है? कंपोनेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और प्रोजेक्शन उसका क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या है? वेक्टर है, और प्रोजेक्शन क्या है? स्केलर है। और प्रोजेक्शन को आप ये लिख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है। जो भी गिवन डायरेक्शन होगी उसका आपको क्या ले लेना है? बस मोड ले लेना है। बहुत सिंपल टर्म में है। कभी ऐसा ना लगे ना कि प्रोजेक्शन पूछ लिया क्वेश्चन में और आप सोचो कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। इंटरचेंजेबली भी यूज है, ये ध्यान रखना। ये वेक्टर है, वो स्केलर है, तो उसी के लेंथ को, मतलब जो ये है, ये तो हो गया p पैरेलल का मैग्नीट्यूड, यहां लिख लो। जैसे p परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, अगर वर्टिकल प्रोजेक्शन पूछूंगा, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन पूछूं, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली? p पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर क्या हो सकता है? p परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? ये बीच वाला टर्म क्या है? ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये टर्म क्या है? पैरेलल कंपोनेंट। मोड लग गया तो ये क्या है? प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, अगर मोड लग गया तो। बस सिंपल है इस तरीके से। तो ये जो जो कल हम पढ़ रहे थे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कर रहे थे, बट उसको किसी भी गिवन डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं हम लोग।
इतना समझ आया? एक पेज छोड़ दीजिए, आप आगे से लिखो। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो इसमें समझ आएगा आपको। थोड़ा नीचे कर देता हूँ। A force has a magnitude of 15 Newton. Direction of force is at 37 degree from negative x-axis and towards positive y-axis. The negative x-axis से positive की तरफ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। Represent the f in terms of I and j. तो अब जैसे I और j में बोला ना आपको, तो बेसिकली टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करने को बोल दिया। तो मतलब क्या निकालने को बोल दिया? कंपोनेंट अलोंग x और कंपोनेंट अलोंग y। तो कंपोनेंट अलोंग x का क्या होता है? उसका अगर मैग्नीट्यूड पता चल जाए, आई कैप लगा देना, नेगेटिव है तो माइनस आई कैप लगा देना। y के अलोंग कंपोनेंट निकालना तो पहले प्रोजेक्शन निकाल लो और फिर उसके साथ j कैप या माइनस j कैप लगा देना। तो पहले इस वेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करो अपनी कॉपी में, आप खुद से करना है। पहले ये वेक्टर बनना चाहिए आपका दिमाग से कि सही बना है। पूरा एक्सिस ड्रॉ करो, दोनों एक्सिस से ड्रॉ करो और उस वेक्टर को, ओरिजिनल वेक्टर को बनाओ किस डायरेक्शन में होगा। तो 15 न्यूटन कोई भी लेंथ आप अपने माइंड में मान सकते हैं। minus 15 sin theta I cap. माइनस 15 sin theta I cap. थीटा क्या है? 37 बोलो उसको। आई कैप में क्या माइनस 15 कोस या साइन, ध्यान देना। पहले थीटा ड्रॉ करो अच्छे से, देखो 9 न्यूटन आई कैप या माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, और 12 न्यूटन जे कैप में आएगा। देखो एक बार ध्यान से बता देता हूँ। पहले सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो। तो अभी हम इस एक्सरसाइज को इतना स्लो क्यों कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली क्लियर हो। उसके बाद थोड़े दिन बाद आपको लगेगा ना कि आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, माइंड में ही निकल रहा है। आपको बस क्या है, वेक्टर दिया है, प्रोजेक्शन आपके माइंड में ही आएंगे। तो इनिशियली थोड़ा सा स्लो सीखा करो ताकि वो लॉन्ग टर्म रहे। गलत सलत सीखोगे तो फिर इधर उधर हो जाएंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव इधर लेके चल रहा हूँ। आपको जो बोला गया है, आपको बोला गया है कि एक एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो किस डायरेक्शन में है वो? इसके साथ नेगेटिव वाई से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव वाई की तरफ वो कितना एंगल बना के चल रहा है? 37 डिग्री का चल रहा है। और ये कितना न्यूटन दिया हुआ है? 15 न्यूटन। किधर हो सकता है? इधर से ऐसे पॉजिटिव वाई। दोबारा बोलो, किधर बोल रहे हो? इधर आपने ओरिजिन से लिया ना? हाँ, ओरिजिन को अगर मैं इधर ले आऊं, मतलब ऐसे बना लो नॉर्थ की तरफ। आप कैसे स्टार्ट करोगे? यहाँ पे इधर से, इस साइड से, लेफ्ट साइड से करते हैं। हाँ, इधर ये उस साइड से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऐसा बना दिया। फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड एंगल बोला ना, देखो इज एट 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। कहां से 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस? जिधर है उधर से क्या लेना है? 37 डिग्री उठाना है। और 37 डिग्री तो दो डायरेक्शन में उठ सकता है, किधर? ऊपर या नीचे, किधर? फिर आगे भी लिखा है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मतलब ये है, ये जो बोल रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इससे दो डायरेक्शन दी जाने के लिए, नीचे भी जा सकते थे 37 और ऊपर भी जा सकते थे 37। तो उन्होंने देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ रखना? टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो उसको उठाना है इस डायरेक्शन से टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, और कितना एंगल लेना है? 37 डिग्री का। ओरिजिन वाले को तो उठा सकते हैं, ओरिजिन वाले को तो उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर उसको जो एंड पॉइंट हेड है जो उसको एक्स एक्सिस पे रखे और टेल को वाई एक्सिस। यहाँ पे आना एक बार, मतलब ऐसे ऐसे देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, इसको इधर करके
ओरिजिन से ना ले, ओरिजिन से ना ले, यहाँ पे ले लें। यस तो ये तो डायरेक्शन 37 किसके साथ बनाएगा फिर ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना इस साइड। ये कह रहा हूँ आपके दिमाग में ठीक आ रहा है डाउट कि सर ये यहाँ पे तो नेगेटिव, तो यहाँ से शुरू हो गया। डायरेक्शन इधर जा रहे हो तो मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो ना। अगर आप एंगल इधर से ट्रेवल करना शुरू करोगे तो दिस एंगल इज बीन कंसीडर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो हमको लेना है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब आपको ये पता चल गया। अब आपको जैसे ही बोला कि उसके दो कंपोनेंट चाहिए रिप्रेजेंट इन वाई एंड एक्स फॉर्म, तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है, ये इसके रेजोल्यूशन करना है। आप ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, इधर से एक वेक्टर ड्रॉप कर दो और उधर भी उसका कंपोनेंट लेना है। तो आपको वापस वो पैरेललोग्राम बनाना है, उल्टा ट्रेस करना है। इस बार गिवन वेक्टर है उससे उल्टा जा रहे हो, तो आपको ये लेंथ पता चल जाएगी। ये वाली लेंथ बताना कितनी है, ये वाली लेंथ बताओ कितनी है। ये आप बोलोगे 15 cos ऑफ 37, और ये वाली लेंथ कितनी है 15 sin ऑफ 37। यही इनको प्रोजेक्शन बोलते हैं, इन लेंथ को बोल रहे हैं प्रोजेक्शन। और अगर यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर दूं अब कि सर ये वाला वेक्टर कितना होगा, ऊपर की तरफ होगा कितना, ऊपर की तरफ होगा ये इतना, और नीचे की तरफ एक और वेक्टर ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो आपको ये भी पता चल गया, ये वाला इफेक्ट भी आ गया इसका, तो दोनों का इफेक्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कहाँ पे, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप क्या लूं, तो ये इंडिविजुअल ये चीज और ये चीज इसके आगे कंपोनेंट्स। आप उस वेक्टर को क्या लिख सकते हो, जो फोर्स होगा अब आपका, इट कैन बी रिटन एज 15 cos ऑफ 37 डिग्री, कहाँ पे, माइनस आई कैप क्या लूं और प्लस 15 sin 37 डिग्री अलोंग जे कैप। ठीक है, ये तो देखो आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिखने को बोल दिया इस वजह से। अगर हमको हमारे कैलकुलेशन में कई बार बस यही यूज हो जाएंगे क्वेश्चन में, यही वाला बस चीज कि हमने डायग्राम दिखाया हुआ है, डायरेक्शन दिख रही है, जिसको देखना है वहां से देखें, हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कई बार ऐसा भी होगा, जरूरी नहीं है कि हम आई कैप जे कैप की फॉर्म में, क्योंकि हमारी रैंडम डायरेक्शन भी हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इट कैन बी एनी रैंडम डायरेक्शन, कोई एक्सिस ए डैश और ए डबल डैश भी हो सकता है, एक्स और वाई हो जरूरी नहीं है। तो फिर आई कैप और जे कैप नहीं लगा पाएंगे हम, समझ आया। तो अब आपका वेक्टर जो है उसको आप 15 न्यूटन उधर लिख दो जो बनाया हुआ है, या फिर इसको ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हो। अब एक ना रट्टा मारना, आपको रट्टा मारना था, ठीक है। एक ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले अगर नहीं सुना है तो अभी रटना पड़ेगा। एक ट्रायंगल होता है 3 4 5 का, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। तो ये साइड अगर 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी 5, अगर ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें ये ध्यान रखना, एंगल बता रहा हूँ दो आपको, जो 3 के जो सामने है, जो 3 के जो सामने है, ये होता है 37, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल ये वाला कितना होता है 53 डिग्री। इसको नोट में लिख लो अलग से, अपने कॉपी में टॉप ऑफ द बॉक्स पे लिखो या कहीं पे भी, ये ट्रायंगल, रिमेंबर दिस। जिनको नहीं पता है वो लिख लो, जिन्होंने सुना हुआ वेल एंड गुड, ठीक है। ये देखो, ये रट्टा भी ऐसे मारना है कि 3 के सामने जो है वो 37 है हमेशा। अब बताओ cos 37 आ जाएगा आपके पास 4/5, sin 37 3/5, tan 37 3/4, उससे याद हो जाएंगे वो वैल्यू जो बार बार। और ये बहुत कॉमन है, ये एंगल देना ना 37 देना, इस एग्जाम में बहुत कॉमन है। जैसे 30 40 ये सब 30 45 60 आते हैं ना, 37 देना बहुत कॉमन है, क्योंकि ये बहुत सिंपल ट्रायंगल है, 3 4 5 का सबसे बेसिक ट्रायंगल। अगर यही 6 से 10 हो तब सिमिलर ही रहता, क्योंकि देखो 6 हो सकता है एक साइड, एक 8 हो सकता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है, सिमिलर ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं। तो 6 से 10 के लिए भी ये वैलिड है, क्योंकि वो भी पाइथागोरस से फॉलो होता है। 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। 12 5 13 के लिए ये एंगल अलग हो जाएंगे, पाइथागोरस तो वैलिड होगी, एंगल सेम नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे पेयर है, फिर रट नहीं सकते सारे।
और 12, 16 और 20 के लिए 12, 16 सेम रहेगा। अब एंगल वो भी दियो ना, फिर वहां मत याद करना कि वहां तो बताया नहीं था 37 होता है। 3 पेयर होते हैं ये पाइथागोरस के पेयर हैं जो बहुत कॉमन है। 3, 4, 5 का होता है, 6, 8 और 10 का होता है, 12, 16 और 20 का होता है। सर वो तो मल्टीप्लाई करके पेयर तो बनते हैं। मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे जो भी पेयर बने, हाँ वही क्या, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर के अंदर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, जो भी पेयर बनते रहेंगे। 9, 12, 15 कॉम्बिनेशन ये बहुत कॉमन है। ये मतलब ये रहेगा कि अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। इस तरीके के ये पेयर याद रखना, इनके लिए सिमिलर ट्रायंगल बनते रहेंगे। 9, 12, 15 वगैरह 9, 12 इसी का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई पीछे मल्टीप्लाई करके 9 देखो 12 आएगा, 15 भी आएगा, हाँ आ जाएगा। रेशियो सेम रहेगी ना, सिमिलर रहेंगे फिर भी। परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम रहता है। चलो अभी ये नहीं याद, ये इतने कॉमन होते हैं कि याद हो जाते हैं। आप अभी ये याद रखना कि 37 3 के सामने वाला एंगल है, तो cos 37 कितना हो गया ये बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा -15 इंटू 4/5 आई कैप के अलॉन्ग, और यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 3/5 जे कैप। तो आप इसको रिड्यूस करके जो आपको आंसर लिखना था वो इस फॉर्म में लिखना। तो -12 आई कैप प्लस 9 जे कैप, इस तरीके से आप इसको लिख के छोड़ दो। ये आप न्यूटन बाहर लिख दो। तो ऐसा लिखोगे ना, -12 न्यूटन आई कैप, एक ही बार यूनिट लिख दो बाहर, इतने न्यूटन में। इतना समझ आया? अब जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप करिए, ये क्वेश्चन करो, मैं दे रहा हूँ। एक ना ब्लॉक रखा हुआ है, एक ये जो है इंक्लाइन प्लेन है जो कि कुछ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये वाली चीज ग्राउंड है, और यहाँ पे ना एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। वो जो ब्लॉक है वो सपोज 10 kg का है, 10 kg का एक ब्लॉक है, और ये है इंक्लाइंड प्लेन। तो मास उसका वेट है, मास केजी लिखा है, आएंगे इंक्लाइंड प्लेन लिखो इसको। अब जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट parallel and perpendicular to the inclined plane। आपको इसके वेट के जो है, वेट क्या होता है एमजी, कहाँ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल डायरेक्शन में, बट डाउनवर्ड होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो वेट का अगर आप चीज देखोगे तो वेट तो एक्ट कर रहा है इधर, ये तो है इस साइड, और वर्टिकल एकदम कंप्लीटली इस साइड, ये हो जाएगा आपका वेट W, और W कितना हो जाएगा 10 इंटू जी, दैट इज 100 न्यूटन ले लो, अगर जी को मैं 10 ले रहा हूँ, तो वेट आपका इधर है 100 न्यूटन। आपको क्या बोला मैंने क्वेश्चन में कि इस वेट के कंपोनेंट फाइंड करने की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन एंड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। दो डायरेक्शन दे दी मैंने, एक पैरेलल और परपेंडिकुलर, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो बेसिकली मैं वेक्टर को रिजोल्व करने की बात कर रहा हूँ, इस वेक्टर को रिजोल्व करने की बात, मतलब मैं इस 100 न्यूटन का इफेक्ट जानना चाह रहा हूँ कि वो नॉर्मल टू प्लेन कितना हो रहा है और पैरेलल टू प्लेन कितना हो रहा है, इसमें से कितना फोर्स जो है पैरेलल लग रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आएगा ना, तो कौन सा फोर्स उसको नीचे लेके आएगा, जो उसका फोर्स पैरेलल होगा। ठीक है सर, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो बेसिकली मैंने दो डायरेक्शन जो गिवन है आपको, वो एक तो ये वाली डायरेक्शन है, ये तो नॉर्मल हो गई, और एक डायरेक्शन हो गई ये वाली, ये हो गई पैरेलल वाली। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल डायरेक्शन और ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट चाहिए। और मैंने क्या क्या बोला था, ये 30 डिग्री दिया हुआ आपको, 30 डिग्री किसके बीच का एंगल है? ग्राउंड और इंक्लाइन प्लेन के बीच। उनके बीच अगर रिजोल्व करना है तो आपको थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि रिजोल्व से p cos थीटा p sin थीटा अभी आएंगे। अब आप ये देखो वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करना किस तरीके से आता है, देखो ध्यान से देखना इसको। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो ये कितना होगा? 60। और ये कितना होगा? 30। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन के बीच अगर एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल कितना होता है? सेम होता है। 9th में एक थ्योरम था, सिंपल सा थ्योरम, देखो सिंपल होता है। अगर दो लाइन के बीच अगर एंगल थीटा होता है तो जो इसका परपेंडिकुलर होगा और जो इसका परपेंडिकुलर होगा उनके बीच भी एंगल कितना होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि देखो इस लाइन को अगर 90 से रोटेट कर दो ये यहाँ पहुंच जाएगी, और इस लाइन को 90 से रोटेट कर दो तो ये यहाँ पहुंच जाएगी। तो जो उनके बीच एंगल था वो एंगल भी सेम रहेगा। दो ऐसे ये देख लो ना, पेन है कोई, ये जैसे मैं बोलूं दो लाइन के बीच अगर एंगल थीटा है तो ये है। मैं बोलूं इनके परपेंडिकुलर के बीच एंगल कितना होगा? इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये। तो ये एंगल अभी भी कितना रहेगा? बेसिकली दोनों को क्या करना है, ऐसा था इनके बीच एंगल, दोनों को 90 डिग्री घुमा दिया तो एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर किसी भी अगर ऐसे अननोन नहीं पता चल रहे ना तो आप ये ढूंढा करो, दोनों के परपेंडिकुलर ढूंढने की कोशिश किया करो। वो लाइन के बीच अगर एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर ढूंढ लो। तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर कौन होता है? हॉरिजॉन्टल ये है, देखो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर कौन है? वर्टिकल, ये वाला वेट। नॉर्मल के इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला नॉर्मल लाइन। तो अगर इनके बीच एंगल कितना आता है? थीटा। तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये है सिनेरियो। लिखवाऊंगा अभी मैं, ये पॉइंट भी लिखवाऊंगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज थीटा देन एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर इज आल्सो थीटा। ये 9th में एक छोटा सा थ्योरम था, बीच में कहीं पे एनसीईआरटी में बीच में लाइन है। तो अब ये पता चल गया। अब किस डायरेक्शन में मानना चाहते हो? अगर मान लो आप परपेंडिकुलर और पैरेलल इस तरीके से कर रहे हो, तो कोई भी डायरेक्शन मान लो, तो बेसिकली नॉर्मल टू प्लेन कितना, अगर इसको थीटा लेके चल रहे हो, इसको अगर थीटा लेके चल रहे हो तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा? 100 cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर इसको रहने दो, ये मतलब पर पैरेलल टू प्लेन और नॉर्मल टू प्लेन। ये देख लो आप, अगर आप इधर सोचना चाह रहे हो कि सर इधर ब्रेक करें तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा? 100 cos 30 थीटा, यही वाला लेना जो बीच में है। और उसके पैरेलल कितना आएगा? 100 sin 30। sin 60 मत लिख देना। सर पता कैसे लग रहा है पैरेलल को तो परपेंडिकुलर? जो आपको मानना माइंड में, जैसे मैं बोलूं कि ये है, ये अगर 100 न्यूटन है, मैं बोल रहा हूँ इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो बस आपको ये एंगल पता होना चाहिए बीच में। इसका एंगल पता है, इसका एंगल पता है, आपकी चॉइस है ना। देख लो यहाँ देख लो एक बार। जैसे ये क्या है? 100 न्यूटन। मैं बोल रहा हूँ कि इधर कंपोनेंट जाना है, इधर कंपोनेंट, तो ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा? जिस भी डायरेक्शन में पता है तो 100 cos थीटा। ये डायरेक्शन है ना, वो नॉर्मल है पैरेलल है, वो तो उसका प्लेन है ना। इसके तो क्या है? गिवन डायरेक्शन। इसके लिए गिवन डायरेक्शन है तो हमें मिल गया 100 cos 30। और इधर क्या आएगा? 100 sin 30। अगर सोचो ये वाला एंगल पता है, इससे नहीं करना सर, इससे करना। ये एंगल पता है, इधर क्या आएगा? 100 cos 60 और 100, और पहले क्या रहा था? 100 sin सेम होता है। तो इफेक्ट ये वाला वेक्टर चेंज नहीं होगा, आपके वैल्यू cos और sin में अलग हो जाएंगे। तो जिधर एंगल है यू नीड टू ट्रेवल cos इन दैट डायरेक्शन। तो 100 cos 60 लिख सकते हो, और फिर इधर कितना आएगा? 100 sin 60 आ जाएगा। इस तरीके 100 cos 60 और 100 cos 30। अच्छा, इधर cos लिख दो, इधर फिर वो अलग अलग इफेक्ट हो जाएंगे ना। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक साथ ब्रेक करने हैं। नहीं, आंसर सही है।
आंसर सेम कैसे रहेगा? इधर आप 100 cos 30 लिख रहे हो और इधर 100 cos 60, cos 60. cos 60। अच्छा वो ब्रेक वैसे कर रहे हो, दूसरा एंगल लेके, हाँ वो भी कर सकते हो। दोनों को अगर एक ही कंपोनेंट ही लो तो भी आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ट्राई किया करो कंफ्यूज ना होने का। एक ही एंगल से आप दोनों के एक तरफ cos है तो उसके परपेंडिकुलर साइन जा रहा है, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये 100 cos और इधर आप लिख सकते हो इसको 100 sin 30। ठीक है, तो पैरेलल कंपोनेंट कितना है, पैरेलल टू प्लेन कितना है? पैरेलल टू प्लेन कौन से वाला है? परपेंडिकुलर प्लेन के पैरेलल। cos नहीं sin 30, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कौन सा है? फोर्स। sin 30. इंक्लाइन प्लेन के, और वो क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये न्यूटन लॉ में ना इतनी बार यूज होगा, मतलब हर एक न्यूटन लॉ में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ये ना यूज होता, ब्रेक ना करना यूज होता। ठीक है, क्योंकि ये वेट, अब मतलब इसका मतलब पता क्या हुआ, ये जो 10 kg का जो 100 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था ना, उसका इतना इफेक्ट तो नॉर्मल टू प्लेन आ रहा है और इतना इफेक्ट पैरेलल टू प्लेन आ रहा है। ठीक है, ये लेके जाएगा इसको नीचे और ये क्या करेगा, एक्शन करेगा, तो एक बदले में नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से आता है। जो 10th में थोड़ा बहुत सुने होंगे कि एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ के बारे में आएंगे धीरे धीरे, जब आएगा तभी उसको। अभी ब्रेक करना सीखो बस आप, कंपोनेंट को ब्रेक कैसे कर रहे हैं, इसको लिखो वहां पे। ट्रायंगल कौन right angle. इस चीज के लिए ट्रायंगल, साइन और कोस के लिए। अच्छा, अगर एक एग्जैक्टली ट्रायंगल बना के बताऊं तो ये होगी वो ट्रायंगल, ये होगी, इसके कंपोनेंट होते हैं ना, तो इधर वाला होगा ये। तो ये तो मैंने वेक्टर छोटा बनाया है, यहाँ तक बनना चाहिए था, फिर तो वो तो मैं डायरेक्शन दिखाने के लिए बनाऊं, या फिर इसको छोटा करो। ये जो है ना, ये वाला जो लेंथ होगा, दिखाता हूँ, ये वाला जो लेंथ है ना, इसको फिर इतना ही बनाओ। ये मतलब टू द प्लेन ऐसा नहीं है, फिर ऐसा बनने चाहिए थे एग्जैक्टली। जैसे ये है तो आप इधर करते तो ये आता 100 cos 60 और ये आता 100 sin, ऐसा था वैल्यू। ट्रायंगल ये, अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो आप ये दिखा दें। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये तो ऐसा ही कर लीजिए। ये जो है ना, ये ट्रायंगल यहाँ तक, फिर यहाँ तक बना दो इसको। ये दिख रहा है ट्रायंगल? हाँ? ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ये वाला कंपोनेंट है इतना और ये वाला साइड है इतना। सोल्व करके और लिख सकते हो। तो पैरेलल टू प्लेन कितना आ रहा है वो लिखो। पैरेलल टू प्लेन जो आ रहा है हमारा 50 न्यूटन, और परपेंडिकुलर टू प्लेन जो आ रहा है फोर्स, वेट का कंपोनेंट 50√3 न्यूटन। और इन दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टोटल 100 ही आ रहा है। और स्क्वायर करके ऐड करने से क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, जिनके भी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। 90 से और एंगल पे नहीं कर सकते, किस पे नहीं कर सकते? 90 पे ही हो सकता है। अगर आपको हाँ एक साइन और कोस में ब्रेक करना है, कर तो किसी पे भी सकते हैं, ऐसा नहीं रहता, इफेक्ट तो कहीं पे भी ले सकते हैं। ये लिख लेना, ये अंतर है। अभी इसमें डायरेक्शन भी है, क्योंकि मैंने बोला 50 न्यूटन पैरेलल टू प्लेन, 50√3 परपेंडिकुलर टू प्लेन, और डाउनवर्ड। परपेंडिकुलर भी मतलब अपवर्ड नहीं, नॉर्मल डाउनवर्ड। इस तरीके से कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो एक बार। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर दिस। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लोगे? मैग्नीट्यूड क्या करोगे, पहले वाले का देखो, मैग्नीट्यूड माइंड में ही करो। देखो ये इस वजह से क्योंकि अब आपको आसान लगने लगेंगे। क्या होता है मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का? a स्क्वायर प्लस b, सॉरी rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर का रूट। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कोस एंगल है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। वो क्या बता रहे थे? डायरेक्शन। तो उन्हीं तीनों को बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। वहां जाके लिख लो, एक बार वर्ड लिख लो जहां आपने कोस, मैं दिखा भी देता हूँ, आपने ओरिजिनली लिखा था ना, वहां एक वर्ड लिख लो, क्योंकि कई बार ना ये वर्ड आ जाता है खुद ही। वहां मैंने एंगल लिखे थे, एक वर्ड वहां पे ऐड कर लो आप लोग। जब मैंने जनरल नोटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था वहां पे आया था।
इतना ज्यादा पढ़ लिया क्या वेक्टर होमवर्क? बिल्कुल तीसरे पेज पे था। हाँ ये है। तो ये जो होते हैं ना कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो होते हैं क्या होते हैं स्टार्टिंग में ही है। अलग से लिख लो अगर कहीं पे थोड़ी सी भी जगह तो आप ये लिख लो कोस अल्फा जो है क्या होता है आर एक्स बाय आर, कोस बीटा क्या होता है आर वाई बाय आर, कोस गामा क्या होता है जहां पे भी लिखा वहां लिख लो आप आर जेड बाय आर। इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ये लिखो कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये कोसाइन के जो एंगल हैं वो डायरेक्शन बता रहे हैं। वर्ड लिख लो एक नोट में बच्चे लिख लो कोस अल्फा, यहां पे लिख लो कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन एक वर्ड होता है ऐसा वर्ड, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ये जो चीज है उन तीनों को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इन तीनों क्या बता रहे हैं ये कोस अल्फा टेल्स एंगल विद एक्स एक्सिस, कोस बीटा टेल्स एंगल विद वाई एक्सिस, कोस गामा टेल्स एंगल विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने को बोल रहा है मतलब आपको कोस अल्फा निकालना है, या फिर अल्फा भी बता सकते हो अगर आपको कोई वैल्यू ऐसी मिल जाए जिसपे इजी हो बताना। तो वो वर्ड याद, बस वो वर्ड है कि डायरेक्शन कोसाइन कई बार लिखा है, और डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके स्क्वायर का सम 1 आता है, ये इसकी डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी है। वापिस आए, चलो उसी पेज पे आ जाओ जहां पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस करो। अब ये देखो ये क्वेश्चन अब आपके छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ऐसा कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं है। और नीचे थोड़ा यहाँ पे देखो इस एक्सरसाइज में जाओ, पहला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड डायरेक्ट बिना पेन उठाए बताना है। मैग्नीट्यूड तो √50 आ जाएगा, √50 आ जाएगा, √50, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25, तीनों को सम करोगे 50, √50 आ गया। डायरेक्शन कोसाइन तो कोस अल्फा कितना आएगा 3/√50, कोस बीटा -4 बाय √50 और कोस गामा 1/√2। अल्फा लिखना है तो अल्फा निकाल सकते हो कोस इनवर्स में, बीटा निकाल सकते हो कोस इनवर्स में, और गामा भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करो, रिजोल्व द वेक्टर फोर्स, ये हो जाएगा डायरेक्टली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पढ़ो, रिजोल्व द फोर्स F equal to 10 along x axis and y axis where force vector is making an angle 60 degree with negative x axis and towards negative y axis। तो कौन सा आप खुद बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 60 डिग्री किसके साथ लेना है x एक्सिस के साथ। तो ये जो एंगल है ये कुछ ऐसा बनेगा इस साइड, और ये 60 आएगा। ठीक है, अब बताओ खुद ही कंपोनेंट दिमाग में बताना है। अगर ये 10 है, अगर ये 10 है तो x के अलोंग कितना आएगा 10 cos 60, y के अलोंग 10 sin 60। तो 10 cos 60 किधर है नेगेटिव माइनस, तो अगर इसको ब्रेक करूंगा तो मैं लिखूंगा -10 cos 60 अलोंग, ठीक है, और उसमें लिखूंगा तो -10 sin 60 अलोंग, ठीक है। जी है, अब ये दिमाग में होने लगेंगे, आपको बार बार ब्रेक करके ड्रॉ करके दिमाग में एक एक स्टेप ऐसा जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखो खुद ही पढ़ो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a - 2b + 3c वेक्टर। वेक्टर है तीनों, ये बोल्ड में लिखे हैं तो इस वजह से वेक्टर है। यहाँ पे a b c तीनों दिया हुआ है, निकाल लोगे, क्या कर लोगे, पहले उसमें पुट करो कंपोनेंट्स को, क्या करना है i को i में ऐड करते हैं, j को j में और k को k में, कंबाइन वेक्टर आएगा। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है, क्या आता है x के कंपोनेंट का स्क्वायर, y के कंपोनेंट का स्क्वायर और z के कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। डायरेक्शन भी बता पाओगे, √50 आ जाएगा, √50 कर दोगे। यूनिट वेक्टर पूछ ले तो r वेक्टर बाय r का मैग्नीट्यूड आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या बताते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा, वही rx बाय r, ry बाय r, rz बाय r।
ठीक है। 4, 5, 3 है। अगला करो, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। 2i और -6i में कितना एंगल है? 2i किधर होगा? पॉजिटिव, ये नेगेटिव के लॉन्ग, तो कितना एंगल आ जाएगा? ये होगा इस साइड और ये होगा इस साइड, तो कितना एंगल आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट है। अपोजिट है बट कोलिनियर है, दे आर नॉट नेगेटिव। कोलिनियर क्योंकि मल्टीपल एक दूसरे का, इसको 3 से -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पहुंच। और कोलिनियर की प्रॉपर्टी ये थी, ए टाइम्स ऑफ लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा क्या है यहाँ पे? -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर पहुंच जाओगे। तो इनके बीच कितना एंगल आएगा? जैसे पहले के अंदर 180 डिग्री, इसमें 90 डिग्री। इसमें सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये कहाँ जाएगा? ये कहीं और रैंडम बीच में आएगा, और ये कितना एंगल आएगा बताओ? बताया हुआ मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हुआ। आई और जे को ऐड करोगे, जो नया वेक्टर आएगा वो xy प्लेन में ही आएगा। 90 आंसर आएगा, क्योंकि इसका देखो ना, खुद दिमाग से सोचो, ऐसा नहीं करना था। ये जो प्लेन आएगा वो तो इधर ही आएगा कहीं, और जेड तो इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जेड एक्सिस कहाँ होती है? जैसे ये देख लो, ये अगर xy है, हॉरिजॉन्टल xy, तो जेड कहाँ है? इसके परपेंडिकुलर। तो अगर एक वेक्टर इधर है आई कैप के लो, एक -j कैप के लो, तो इनका सम कहाँ आएगा? इसी के प्लेन में। लास्ट क्लास में क्या बताया था कि दो वेक्टर को ऐड करोगे तो उनका जो सम आएगा वो किस प्लेन में आएगा? सेम प्लेन में आएगा। तो x, एक वेक्टर है x के लॉन्ग, एक वेक्टर है -j के लॉन्ग, y के लॉन्ग, तो उनका सम जो आएगा वो कहाँ आएगा? xy प्लेन से तो बाहर तो नहीं आ सकता, क्योंकि जो रेक्टेंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा? इट विल गेट फॉर्म्ड इन xy प्लेन। और वो वेक्टर कहाँ पे? b वाला, वो तो z एक्सिस में है, क्योंकि k के लॉन्ग है। तो z एक्सिस और xy प्लेन में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो कितना अंतर आएगा? 90 डिग्री। इसमें बताओ 45 थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत भी है शायद, देखते हैं। ये थोड़ा ड्रॉ कर लिया करो, अगर कुछ नहीं समझ आया ना, देखो, और जो हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो आपको ये सब करने की, चिंदी चिंदी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो भी करके देख रहे हैं ना, कि आपको थोड़ा डायरेक्शन सेंस हो जाए। इन वेक्टर को बनाने की कोशिश करूंगा मैं। इन वेक्टर को अगर आप एक बार बनाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। आप xy प्लेन बना लो, क्योंकि z तो बनाना नहीं है, क्योंकि कोई कंपोनेंट है ही नहीं। b कैसा बनेगा? एक पहले तो a बताओ, a कैसा बनेगा? a तो बनेगा i के अलोंग 4 यूनिट, ये बन जाएगा 4 अलोंग i कैप, ये x है ये y है, और ये कहाँ बनेगा? -3i और -4j। -3 मतलब इस साइड, तो माइनस प्लस इधर, तो इधर बनेगा। यहाँ एक वेक्टर बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है? ये क्या है? -3, क्योंकि i के लॉन्ग कितना जाना है उसको? -3 i कैप, y के लॉन्ग कितना जाना है? j कैप, और 3 3 है तो कौन सी लाइन पे है ये? -y = -x लाइन 45 डिग्री एंगल बनाती है। तो अगर ये एंगल 45 है तो इनके बीच कितना हो गया? 135 डिग्री। ठीक है, ये लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन, ये फोर्थ वाला लिखो बस, फाइंड द एंगल बिटवीन, छोटा सा लिख लो ताकि वो एक बार ड्रॉ करके याद रहे कि दिमाग में क्या चल रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन 4i कैप a = 4i कैप एंड b = -3i + 3j कैप। आप ये भी फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली।
एक वाला लिख लो, वो डायग्राम बना के सॉल्यूशन लिख लेना। कितना आएगा? 135 डिग्री। और इसका अल्टरनेटिव बहुत अच्छा तरीका होता है, ये सब में नहीं जाना। एक स्टैंडर्ड तरीका किन्हीं भी दो वेक्टर के लिए, ये तो अब तो सर बन गया, कुछ वेक्टर तो 3D हुए तब तो दिक्कत आ जाएगी ना। अगर मैं वहां पे जे कैप के साथ एक के कैप भी लगा दूं, -3 i कैप -3 j कैप प्लस 7 k कैप, फिर तो वेक्टर वो प्लेन में थोड़ी रहेगा, फिर तो कहीं बीच में आ जाएगा वो, क्योंकि जेड एक्सिस भी आ जाएगा कहीं पे यहाँ पे, तो वेक्टर कहीं ऐसा जाएगा रैंडम, तो बनाना एंगल फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके। उसके लिए एक जनरल मेथड ही होता है, आगे वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे फाइंड करें। ये तो आपको एनालिटिकली जा रहे हो ताकि आपको ये थोड़े फेमिलियर हो जाओ। -3 i कैप प्लस 3 j कैप दिखता कैसा है, वो एक वेक्टर होगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये वाला तो आपको समझ आ गया क्या था इसमें, ये दोनों का सम xy प्लेन में ही होगा और ये उसके परपेंडिकुलर, एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये करना कोई मुश्किल नहीं था, ऊपर वाला ये इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये बस एक्सरसाइज ऐसे ऐड की हुई थी ताकि आपको बिना पेन उठाए आप दिमाग में इसको फ्रेम करना सीखो क्वेश्चंस को। ऐसे बहुत सारे आगे भी आते रहेंगे जहाँ पे मैं आपको बोलूंगा आपको पेन नहीं उठाना है, दिमाग में इसको थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश करो। अगर वो हो रहा है तो मतलब आप वेक्टर सीख रहे हो, ऐसा चाहिए था मुझे, वैसा आउटपुट आप दे दो। ठीक है, एक टर्म होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ उसका नाम। जैसे डायरेक्शन कोसाइन था ना, कुछ एक होते, अभी हमने जो कंपोनेंट पढ़े वो जनरल कंपोनेंट है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ढूंढना है तो आप क्या करो, r cos थीटा और r sin थीटा कर दो, या r cos अल्फा उसके परपेंडिकुलर r। तो जो हमने ओरिजिनली पढ़े थे कि किसी भी वेक्टर को तीन डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं एक्चुअली, तो किस किस में, एक्स वाई और जेड में। क्या आता था, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप और आर जेड के कैप। उन्हीं तीनों को आर एक्स आर वाई और आर जेड को बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। 2D में क्या होंगे, सिर्फ आर एक्स और आर वाई, 3D में होंगे आर एक्स आर वाई और आर जेड। बस एक टर्म है, क्या नाम है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सर आरवाई और आरजेड की दो 2D में, हाँ, तो अगर उनका प्लेन हुआ तो, अगर वाई जेड प्लेन हुआ तो आर वाई और आर जेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 3D में लिखूं, एक छोटा सा टाइटल लिख लो, बस पढ़ लिया हम पूरा का पूरा, लिख लीजिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो ओरिजिनल जो जनरल नोटेशन था ना वेक्टर का, आर वेक्टर क्या होता है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, इन तीनों को बोला जाता है, दे आर कॉल्ड, क्या है ये, इनको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, 2D हुआ तो कोई भी दो होंगे इनमें से प्रेजेंट। और एंगल कैसे निकलते हैं, आर एक्स कितना आता है वैसे, आर एक्स कितना आएगा, आर कोस अल्फा। इतना एंगल किसके साथ बना रहा होगा वो, एक्स के साथ। आर वाई कितना आएगा, आर कॉस बीटा। तो आर जेड कितना आएगा, आर कॉस गामा, वेयर अल्फा बीटा और गामा जो क्या होंगे, एंगल्स विद किसके साथ, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये लिख लीजिए, ये मैग्नीट्यूड भी आप इस तरीके, कुछ हमने नया नहीं पढ़ा, फिर से मैं वो डायग्राम भी बना के दिखा सकता हूँ जो बनाया था मैंने स्टार्टिंग में, एक 3D डायग्राम जिसमें अल्फा बीटा गामा भी दिखाया जाता है, वो रिडंडेंट है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया से नाम है। कई बार आपको स्कूल में भी क्वेश्चन आ सकता है एक आध नंबर में, फिर फाइंड द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर। रेक्टेंगुलर फॉर्म बेसिकली इस फॉर्म को बोलते हैं पार्टीशन फॉर्म, और जिसके अंदर कंपोनेंट लिखे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वो वर्ड ध्यान रखना है कि किस चीज को। और जनरल कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, किसी भी वेक्टर को दो डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं, जिसमें आएगा p cos थीटा और p sin थीटा। अलोंग द गिवन डायरेक्शन p cos थीटा, उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो रहेगा वो p sin थीटा। नेगेटिव लाइन में होता है।
हाँ रेजोल्यूशन एक ही प्लेन में, क्योंकि दो वेक्टर को प्लेन में हमेशा होते हैं, तो किसी भी वेक्टर को दो प्लेन में ब्रेक करना इजी होता है, मतलब एक ही दो वेक्टर में ब्रेक करना इजी है। अलग प्लेन में क्या जैसे x एक्सिस पे जा रहा है वेक्टर, तो y और z प्लेन में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो फिर वाई जेड भी एक ही सिंगल प्लेन है। उस रिजल्टेंट से अलग प्लेन, रिजल्टेंट से अलग प्लेन में 90 डिग्री में तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। मान लीजिए इधर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वेट नीचे लग रहा है, वेट लग रहा है, आपका वेट है, आपका वेट नीचे लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपका वेट हॉरिजॉन्टल में कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे W cos 90 और 90 हो जाएगा 0। तो मतलब किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे वेलोसिटी, अगर मैं इधर जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ x डायरेक्शन में, तो मेरी y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि इसका v cos 90 कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। किसी भी डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है तो आपको v उसके साथ cos थीटा, और थीटा क्या होता है? उस डायरेक्शन जो आपको गिवन हो। तो अगर पार्टिकल इधर ही चल रहा है, यहाँ देख लो, अगर नहीं समझ आ रहा, अगर आपका जैसे वेलोसिटी इधर है, तो मैं पूछूं कि वेलोसिटी जो है इधर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कितना जा रहा है, तो आपको पता है वर्टिकल जा ही नहीं रहा है। या दूसरी तरीके से बोलना है कि एंगल देख लो कितना है 90 डिग्री, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा v cos 90, तो भी वो नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, अगला है, इसके बाद जो आता है वेक्टर प्रोडक्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। एक प्रोडक्ट आपको आता है करना ऑलरेडी, क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में नहीं, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। लैम्डा, ठीक है, किसी भी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इफेक्ट होता है? उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो होता है मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर। इन वेक्टर प्रोडक्ट में अगर मैं एक तीन तरीके से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, कि वेक्टर में एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें, तो उसको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी, बट ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है एक्चुअली, दोनों वेक्टर नहीं है। एक क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं कि ये इसके अंदर सब कैटेगरी भी नहीं आनी चाहिए वैसे तो, कि वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहा हूं ना, तो दोनों क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए। कोई हम पढ़ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारी क्लास है, हमको डिसाइड करना है कैसे पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी, किसी वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या इफेक्ट होता है? उसका डायरेक्शन सेम रहता है। अगर माइनस हुआ स्केलर तब तो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो लैम्डा पे डिसाइड करेगा कि अगर ए वेक्टर को क्या कर दो आप, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर कर दो, ये किया आपने, इस केस में क्या होगा? तो जो रिजल्टेंट ये पूछना चाह रहा हूं, इस केस में क्या होगा? लैम्डा डिसाइड करेगा। लैम्डा अगर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन पे इफेक्ट नहीं होगा, लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है। लैम्डा 1 से बड़ा हुआ तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, लैम्डा 1 से छोटा हुआ तो मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज, और 1 हुआ तो रिमेन सेम, 0 हुआ तो नल वेक्टर बना देगा इसको। ठीक है, और अगर नेगेटिव हुआ तो अपोजिट होगा। तो लैम्डा का क्या इफेक्ट करेगा? स्केलर नहीं होता, स्केलर एक नंबर होता है। स्केलर कोई भी एक नंबर, स्केलर किसी स्केलर क्वांटिटी कोई भी, जैसे वर्क डन स्केलर है तो वर्क डन नेगेटिव होता है ना, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है वर्क। तो लैम्डा जो है, लैम्डा क्या, इट विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड। देखो, इट विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? ए वेक्टर बाय लैम्डा टाइम्स लैम्डा टाइम्स। ठीक है, लैम्डा अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा?
और लैम्डा अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर रिमेन सेम। डायरेक्शन ऑफ lambda a vector will same as of a vector, और नेगेटिव हुआ तो तब बोलोगे डायरेक्शन ऑफ lambda a vector will क्या रहेगी, अपोजिट टू a vector। ये रहने वाला है। तो इसमें लैम्डा लैम्डा के ऊपर नहीं आएगा, लैम्डा तो मल्टीपल ही है, वो खुद ही पता चल जाएगा नया वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर है। कुछ वेक्टर बी बोल दो, उसको सी बोल दो, डी बोल दो। ठीक है, इतना समझ आया। अब आता है दूसरा जो एक्चुअल वेक्टर का प्रोडक्ट है, इनका नहीं, इसमें तो कुछ नहीं इफेक्ट होगा, बस ये सिंपल है। एक अगर एग्जांपल लिखना चाहते हो, एक एग्जांपल लिख लो, ए वेक्टर बना लो, 2a वेक्टर बना लो, क्या रहेगा, भाई डबल हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा सकते हो अपने नोट पे, ए वेक्टर और 2a वेक्टर उसका डबल लेंथ का दिखा लो, -2a वेक्टर अपोजिट साइड में डबल लेंथ का रहेगा। देखो सेकंड लिखिए, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स में डिवीजन नहीं होता, बताऊंगा आपको जब आएंगे कि डिवीजन क्यों नहीं होता। ये पहले कंप्लीट कर लें। ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको पढ़ो। स्केलर प्रोडक्ट पढ़िए, क्या कर रहे हैं हम, दो वेक्टर, दो क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर है, ठीक है। एडिशन जब हम कर रहे थे ना, तो एक कंस्ट्रेंट था, वो आपको पहले से भी पता है, और अभी फिर से सुन रहे हो तो रिन्यू भी हो जाएगा। तो उन क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है जिनके डायमेंशन सेम हो या यूनिट सेम हो। मतलब केजी में क्या ऐड हो सकता है, केजी, वो तो स्केलर ही है। वेलोसिटी में क्या ऐड हो सकता है, वेलोसिटी। दो ऐसे वेक्टर को ऐड किया जा सकता है जिनका नेचर सेम हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। फोर्स में वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वहां पे एक कंस्टेंट था कि ए और बी जिनको ऐड करके आप ट्रायंगल लॉ से a प्लस बी निकाल रहे थे, तो ए का नेचर और बी का नेचर क्या था, सेम, और a प्लस बी भी किसी नेचर का था, उसी नेचर का था, क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा। यहाँ पे वो कंस्टेंट नहीं है, ए कुछ भी हो सकता है और बी कुछ भी हो सकता है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप मल्टीप्लाई कर भी देते हो, किस किस को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप देख लीजिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को करते हो वर्क निकालने के लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हो, वर्क। इसी तरीके से आप एक सिंपल एग्जांपल है क्योंकि आपने सुना हुआ है, आप किसको, मास तो स्केलर हो जाएगा ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ ऊपर वाला, मास इंटू वेलोसिटी कर रहे हो, मोमेंटम जो बन रहा है उसमें कौन किस तरीके का, मास एक स्केलर लैम्डा है, मास इंटू वेलोसिटी जो कर रहे हो। स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, दो वेक्टर को प्रोडक्ट कर रहे हो। अभी तक आप क्या बोल रहे थे, अगर आप मैथ्स में जो इनिशियली लिखते हो, आपको ये सिंबल लिखा मिलता है और ये सिंबल भी लिखा मिलता है। इसको भी आप क्या लिख देते थे, 6, और इसको भी 6। यहाँ पे ये थोड़ा अलग हो जाएगा, जैसे सम सेम नहीं होता है, यहाँ पे इनका थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट में जो है डॉट प्रोडक्ट लिखा है तो डॉट लगेगा बीच में। अगर वेक्टर, आपको कैसा पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, तो एक बीच में क्या लगा होगा, डॉट। तो दिखेगा कैसा, पहले देख, आराम से लिख लेना, अभी सुनो पहले अच्छे से। तो आपको जो दो वेक्टर दिखेंगे उनके बीच में ये इस तरीके का प्रोडक्ट दिखेगा, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे ये डॉट लिखा दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं।
इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? इनका जो आंसर आने वाला है ना, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कोई आंसर आएगा। वो आंसर एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो आंसर का जो फिजिकल, इसका जो नेचर है, आंसर का जो नेचर है वो इस तरीके का होगा, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। आउटपुट जो आ रहा है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर आपका आंसर स्केलर आ रहा है तो उसका मतलब उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर प्रोडक्ट से हुआ है। आ रहा है, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, ऐसा 10 नंबर आ रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट हुआ है वो किस नेचर का है? स्केलर प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि आउटपुट स्केलर आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सिंबल में जो बीच में लिखा होगा वो क्रॉस नहीं लिखा होगा, वहां पे क्या लिखा होगा? डॉट बना होगा। तो वो दोनों नाम कंफर्म हो कि क्यों बोल रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आएगा? जो आंसर है उसका नेचर क्या रहेगा? इट विल ऑलवेज बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो किस सिंबल से दिखाया जाएगा? ए डॉट बी, एम डॉट क्यू, पी डॉट आर, डॉट लिखा होगा बीच में। कोई भी दो वेक्टर को प्रोडक्ट करोगे, एग्जांपल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब आप उसका आंसर वर्क बोल रहे हो, और वर्क क्या होता है? जैसे एक नंबर होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट किया गया वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपको मिलेगा स्केलर क्वांटिटी, जो कि क्या होगा? वर्क होगा उस केस में। क्या लिखते थे आप लोग? क्रॉस लगा के लिखते होंगे 9th में, क्योंकि सेग्रीगेशन नहीं था। आपको ये भी नहीं बताया गया था कि फोर्स वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है? उतना भी बाइफर्केशन नहीं था, मतलब इमेजिनेशन नहीं करते थे ना आप उसको। आप लगे थे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बस 10 दिखा, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 न्यूटन का, फिर 20 जूल का वर्क आ गया। एफ एस कोस थीटा, वो कोस थीटा भी आएगा, समझ आएगा। अभी तो हमने आंसर नीचे बताया, अब यह आंसर क्या आएगा, ठीक है? पहले लिखो इसके नीचे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यहीं पे लिखो इसके नीचे, टाइटल के नीचे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स will always give us a scalar quantity. Scalar product of two vectors will always give us a scalar quantity. For two vectors, it is represented by a dot symbol as shown. That is, ये लिख लेना a dot b, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा a dot b, और इसका जो आंसर आएगा वही लिख लेना, इज इक्वल टू आंसर, जो भी आने वाला आउटकम लिख सकते हो उसको, या आंसर लिख सकते हो, वो उसका नेचर क्या आने वाला है? स्केलर क्वांटिटी। तो अभी तो पहला हमारा क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ कि आंसर क्या आएगा और क्यों उसको स्केलर बोल रहे हैं। दोनों वेक्टर होंगे, ए और बी मस्ट बी वेक्टर, उनका स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है ताकि बीच में डॉट लगे, और डॉट उसको मतलब इसका जो आंसर डॉट लग गया तो मतलब आंसर क्या आने वाला है? स्केलर आने वाला है, इतना पता लग गया। अब हम जा रहे हैं कि आंसर आएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना आएगा आंसर। आंसर दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कोई भी दो वेक्टर अगर हो, तो ये भी लिख लो कि नोट और लिख लो कि इन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वहीं लिख लो नीचे, इन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एक नोट करके लिख लेना, द नेचर ऑफ क्वांटिटी ए
A vector, the nature of quantity A vector and quantity B vector can be different. नहीं, नेचर, सिर्फ नेचर। ए वेक्टर और बी वेक्टर तो लिखा ही है, वो तो उसका नेचर बोल रहा हूँ, आंसर का नेचर। मैं अभी इन्हीं की बात कर रहा हूँ। द नेचर ऑफ क्वांटिटी ए वेक्टर एंड क्वांटिटी बी वेक्टर कैन बी डिफरेंट। एग्जांपल में वो लिख लो, ए कैन बी फोर्स, बी कैन बी डिस्प्लेसमेंट, ये बोल रहा हूँ। एग्जांपल, ए कैन बी फोर्स, बी कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इसके आगे इस तरीके से बोल रहा हूँ। नेचर अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है। और मैंने लिखा कैन बी, मैंने ये लिखा ऑलवेज, हमने लिखा कैन बी, मतलब वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी भी हो सकता है। वेलोसिटी का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो सकता है? वेलोसिटी के साथ भी हो सकता है। तो v स्क्वायर आएगा, स्केलर कैसा है? आएंगे, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ स्केलर है, मास स्केलर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, मतलब v डॉट v हो रहा है। नहीं, स्केलर आप माइंड में तो पहले वो मतलब एक नोशन निकालो कि पॉजिटिव नहीं, वो कोई भी रियल लाइन पे कोई भी नंबर है स्केलर, पूरी रियल लाइन एक स्केलर है। स्केलर तो मतलब स्केलर का मैग्नीट्यूड सिर्फ बोलोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस प्लस हो सकता है, नंबर होता है स्केलर, जस्ट अ नंबर ऑन रियल लाइन, कुछ भी नंबर हो सकता है। हाँ, जीरो, हाँ जीरो एक स्केलर को हो सकता है। डिस्टेंस मतलब ये नहीं बोल रहा ना, तो वर्क तो नेगेटिव हो सकता है। कुछ पे रेस्ट्रिक्शन लग गई कि ये स्केलर है, वो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे स्केलर नेगेटिव नहीं है, ये नहीं। मतलब स्केलर क्या होगा, अगर लिखना है तो लिख लो, स्केलर इज जस्ट अ नंबर, एनी नंबर ऑन रियल लाइन, इसको स्केलर बोलते हैं। स्केलर इज एनी, ऊपर टॉप ऑफ द पेज पे लिख लो, स्केलर इज जस्ट अ नंबर ऑन रियल लाइन, तो कोई भी एक नंबर हो सकता है। अब देखो किस तरीके का नंबर होगा वो, आपने लिख लिया कि इनके नेचर अलग अलग हो सकते हैं, कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर। अब निकालेंगे कैसे, अब हम जा रहे हैं आंसर की तरफ, ठीक है। बहुत आसान था, देखो तरीका देखो। अगर आपको कोई भी एक वेक्टर पता हो, ये कोई वेक्टर है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि कहीं भी हो, ये कोई रैंडम डायरेक्शन है, और उसका कोई बी वेक्टर है दूसरा, वो किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच अगर एंगल भी क्या पता है, ये क्या है, नॉन है, थीटा, ये भी नॉन है, ये पता है कंप्लीटली, बी पता है कंप्लीटली, उनके बीच एंगल भी पता है। अब जो ए डॉट बी करने का, जैसे फोर्स है इधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, ऊपर। जैसे मान लीजिए अब ये माउस है, मैं माउस को इधर खींच रहा हूँ, खींच तो मैं ऊपर की तरफ रहा हूँ, बट आ गया है, तो फोर्स तो लग रही है इस साइड, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है अलोंग द हॉरिजॉन्टल। जैसे यहाँ देखो कि अगर इधर 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 इसको खींच रहा हूँ, तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इस साइड। तो इस तरीके का फोर्स है बी और डिस्प्लेसमेंट है ए की तरफ। ऐसा भी कोई एग्जांपल, और कोई भी वेक्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो ए डॉट बी का जो आंसर आएगा वो देखो क्या आएगा, ए डॉट बी विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और एंगल बिटवीन देम हमको पता है क्या क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल व्हेन दे आर जॉइंड हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो ये वाला एंगल है। तो जो ऊपर आंसर लिखा था कि आंसर, उसका नेचर तो हमें पता चल गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर, मैग्नीट्यूड भी क्या है, स्केलर, और कोस थीटा क्या है, जस्ट अ नंबर। तो ये आपको आंसर देगा, स्केलर देगा ओवरऑल। ए वेक्टर नोन है, बी वेक्टर नोन है, एंगल उनके बीच पता है, तो ए डॉट बी का जो आंसर आने वाला है, इट इज ए बी कॉस ऑफ
थीटा आने वाला है। वर्क डन का फॉर्मूला भी यही आता है, एफ एस कोस थीटा, जो आप पढ़े थे 9th में, एफ एस कोस थीटा, उसको इसी वजह से लिखते थे, कोस थीटा का कंपोनेंट क्यों आ रहा है। यहाँ पे देखिए E डॉट बी कॉस थीटा, ये याद रहेगा कैसे करना है। ये क्या है, पूरा पूरा का पूरा इसको लिख लीजिए, ये क्या है, जस्ट स्केलर। स्केलर क्या हो सकता है, मतलब ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा? कोस थीटा डिसाइड करेगा, क्योंकि ए अगर नोन है, नल वेक्टर नहीं है सपोज, तो ए मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, बी नल वेक्टर नहीं है तो बी मैग्नीट्यूड पे जीरो नहीं होगा। तो अब कौन इसको पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कर सकता है? इट इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, देखो ए डॉट बी जो है यहाँ पे लिखना, ए डॉट बी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि स्केलर नंबर है और स्केलर कोई भी रियल नंबर पे, रियल नंबर लाइन पे कोई भी एक नंबर होता है। तो जो ए डॉट बी है, जो आंसर आएगा वो स्केलर आ रहा है। अब ये कैन बी, अब पहले बोल रहे हो कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी नेगेटिव, ऐसा हो सकता है। आप केसेस खुद ही सोचो। ये तो क्या है आपके पास, ये है ए बी कॉस ऑफ थीटा। पॉजिटिव कब होगा? तो मतलब कोस थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो। कोस थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो थीटा किसके बीच लाई करे? 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो अगर उनके बीच कैसा एंगल है, एक्यूट या एब्ट्यूस? नहीं, मैंने उस टाइम बताया था वेक्टर, जब मैं एंगल पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा था आपको कि मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। स्मॉलेस्ट एंगल है ना, दो एंगल, थीटा या 360 माइनस थीटा। तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 180 मैक्सिमम रेंज है, और मिनिमम 0। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेते हो क्योंकि उसमें नेगेटिव का कोई स्कोप ही नहीं है। टेल टू टेल ज्वाइन करो, हेड टू हेड ज्वाइन करो, एंगल बिटवीन वेक्टर पे नेगेटिव नहीं आएगा। वो आप ये नहीं बोल सकते सर फोर्थ क्वाड्रेंट में -45 ले लें, तब वो वेक्टर का रेंज है। थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैन रेंज फ्रॉम 0 to पाई, मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई। तो कैसा एंगल आएगा, कौन सा एंगल है ये, क्या बोलते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूस, क्या बोलते हैं? एक्यूट। ठीक है, नीचे लिख लो इसके, दैट इज एक्यूट एंगल रहेगा। तो क्या है उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, दैट इज एक्यूट एंगल। तो ये रहेगा। दूसरा देखो, अगर ये 0 आया तो इसका मतलब क्या होगा, कोस थीटा अगर 0 है तो मतलब थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल वेक्टर कैसे है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0. Dot product of two perpendicular vector is always 0. That is vectors are perpendicular to each other. और ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको लगा लो इम्पोर्टेंट। मतलब जिस दिन ये यूज होगी ना, उस दिन पता नहीं चलेगा कि ये यूज करनी थी। तो ये याद आएगा कि अच्छा डॉट प्रोडक्ट उल्टा यूज करेंगे, क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इस तरीके से नहीं यूज होता है कि 0 है तो 90। इनवर्स में ज्यादा यूज होता है कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी
0, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों केसेस में ये याद रखना। और अगर नेगेटिव हुए, नेगेटिव कब होंगे? जब आप बोलोगे कि कोस कैसा हो, कोस थीटा उसके अंदर 90 से नहीं, कोस नेगेटिव और 90 और 180 के बीच एंगल लिख लो। एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 दिस देन। अच्छा, यहाँ एक इक्वालिटी भी लगा लो, 0 डिग्री के साइड इक्वालिटी लगा लो और उधर 180 पे इक्वालिटी लगाना, क्योंकि 180 पे -1 होता तब भी। तो cos थीटा शुड बी लेस देन 1, मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि कैसा एंगल होना चाहिए? इट शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। एक मिनट, ऑब्ट्यूज एंगल उनके बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों केसेस में आपके पास आ जाएंगे एंगल ऑब्ट्यूज। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हमारे पास बचा प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट टाइटल लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज बोल सकते हो या पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डॉट प्रोडक्ट, जो आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ यूज होंगे। जैसे एक यूजेस मैंने अभी बताया ना, ये है कि फैक्टर परपेंडिकुलर होंगे देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। अब आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, वैसे तो मुझे एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है, चलो कल करता हूँ इसको एक एक। ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, जितने भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना। जैसे ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होंगे, क्योंकि ए डॉट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। तो आगे ए को आगे लिखो या पीछे लिखो, मैग्नीट्यूड है वो। तो ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होगा। इस तरीके से ये क्या होगा? इफेक्ट, वो दोनों पे डिवाइड, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, ए डॉट बी डिस्ट्रीब्यूटिव है और उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुटेटिव है। तो ए डॉट बी इज क्यूमुटेटिव, ए डॉट बी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। पहला प्रॉपर्टी लिखो, जल्दी से लिख लो, ए डॉट बी इज क्यूमुटेटिव या स्केलर प्रोडक्ट इज क्यूमुटेटिव। इस प्रॉपर्टी के बारे में लिखो, स्केलर प्रोडक्ट इज क्यूमुटेटिव। ठीक है, दैट इज क्या है? इसी को बोल रहे हैं क्यूमुटेटिव, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि ये डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। जितना है अभी ये प्रॉपर्टीज हैं, बट इसको इंडिविजुअली एक एक को कि ये कैसे रिजल्ट है ये, बट ये रिजल्ट आए कैसे, हर एक का डेरिवेशन लेके चलना है। अब 2 ही लिख के छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड लिख के, क्योंकि ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनमें कुछ बताना नहीं आता। ये 9th से पढ़ते भी आ रहे हैं, वर्ड भी सुने होंगे। ठीक है, क्लास को मैं अभी तो एंड कर रहा हूँ।